नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। ये हमारा मेजरमेंट का एक लास्ट पार्ट है जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट के शॉर्ट नोट्स के बारे में। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 5 to 6 सेशन में पूरा का पूरा मेजरमेंट के शॉर्ट नोट्स लिख लिख के पूरा करके बताया है। ये हमारा एक लास्ट वीडियो है। जल्दी से जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर देंगे और मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी तक हम लोग इतना पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। हमारी दो चीजें बची हुई थी यहाँ पे। एक बचा था आपका क्यू मीटर और एक बचा था आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। तो वो दोनों चीजें यहाँ पे मैं लेके आया। जैसा आप देख सकते हो, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का जो यूज होता है वो प्रोटेक्शन सर्किट में यूज होता है पावर सिस्टम के। ठीक है ना, याद रखना उसका जो यूज होता है कहाँ पे होता है, आपका प्रोटेक्शन सर्किट में यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, सीटी एंड पीटी। सीटी का यूज होता है मेजरमेंट ऑफ करंट, पीटी का यूज होता है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की एक अच्छी बात यह है कि ये लो पावर कंजम्पशन डिवाइस है। मतलब ये सप्लाई से बहुत कम पावर को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं। और इनकी एक अच्छी बात भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की कि हम इनका मेंटेनेंस करने के लिए रिप्लेसमेंट अच्छे से कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। ठीक है ना। और सेम बात ये कि हम एक कोर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को लगा सकते हैं, ये भी एक इसका एडवांटेज माना जाएगा। हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में जो करंट ट्रांसफार्मर जो टाइप होता है उस पे हम बोलते हैं कि सीटी हैज बार प्राइमरी। इसका मतलब ये है कि करंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में जो आपका सीटी होता है, मतलब जो सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, उसमें बार प्राइमरी होता है। इसका मतलब आपका सिर्फ एक ही टर्न होता है प्राइमरी में। अगर कहीं बात होती है कि सीटी का बर्डन क्या होता है, मतलब बर्डन मतलब होता है लोड। सीटी का जो लोड होता है वो एमीटर, पीटी का जो बर्डन होता है वो आपका वोल्टमीटर। सेकेंडरी ऑफ सीटी शुड नॉट बी ओपन सर्किट। आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो करंट ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी को कभी भी आपको ओपन नहीं रखना है। जनरली लोग इसमें गलती कर देते हैं कि एमीटर निकालने के चक्कर में सेकेंडरी जो सीटी है उसकी सेकेंडरी को वो ओपन कर देते हैं। इस बात को ध्यान देना है कि हमको प्राइमरी को एनर्जाइज करके सीटी की सेकेंडरी को एनर्जाइज नहीं, मतलब आपको ओपन सर्किट नहीं करना है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में तीन टाइप के रेशियो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नॉमिनल रेशियो एंड टर्न्स रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी करंट फेजर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी करंट फेजर, ये होता है आपका आर की वैल्यू। नॉमिनल रेशियो क्या होता है, केपी, मतलब रेटेड प्राइमरी करंट डिवाइड बाय रेटेड सेकेंडरी करंट। टर्न्स रेशियो क्या होता है, सेकेंडरी टर्न्स डिवाइड बाय प्राइमरी टर्न्स। ये हो गया हमारे पास सीटी में जो रेशियोज होते हैं वो। रेशियो एरर क्या होता है, हमारे सीटी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो आपका टर्न्स रेशियो के बराबर नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने की वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो नो लोड करंट है उसमें जो आयरन लॉस कंपोनेंट है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है और उसी की वजह से हमको रेशियो एरर देखने को मिलता है। रेशियो एरर का जो फॉर्मूला होता है, कैसे बोलोगे, आर इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन आई एस प्लस एन, है ना। तो आप यहां से कोई पूछे डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, क्या बोलोगे, साइन इनवर्स आई सी, मतलब कोर लॉस कंपोनेंट अपॉन आई नॉट, नो लोड करंट। डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालोगे, टेन इनवर्स एक्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय आर ऑफ सेकेंडरी, इससे आप डेल्टा की वैल्यू निकालो। तो ये आपका रेशियो एरर के बारे में आ गया। ये तो कभी ये जो क्वेश्चंस है कभी कभी गेट के एग्जाम में बन जाते हैं, जेई और ए एग्जाम में जनरली नहीं बनते, बट तब भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि कभी फ्यूचर में आए तो आप याद रखिएगा। फेज एंगल, देखो दो तरह की एरर होती है, रेशियो एरर और फेज एरर। रेशियो एरर किसकी वजह से होती है, आपके नो लोड करंट के, नो लोड करंट का जो आयरन लॉस कंपोनेंट है उसकी वजह से। ठीक है। फेज एंगल होता है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का, जो आई नॉट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है उसकी वजह से, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एम कॉस डेल्टा माइनस आईसी साइन डेल्टा डिवाइड बाय एन आई एस इंटू 180 बाय पाई डिग्री। ये आपका होता है क्या, फेज एरर। ठीक है, फेज एंगल एरर। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में, पास तीन टाइप के रेशियो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नॉमिनल रेशियो एंड टर्न्स रेशियो। ये फॉर्मूले आप देख सकते हो। इनमें अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में अगर हमको एरर को कम करना है तो उसकी क्या क्या अप्रोच है। पहली अप्रोच है कि आप
जो आपका कोर है आप उसको CRGO स्टील का बनाइए। ये पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है कि आप डिस्टेंस को बहुत कम कर दीजिए, जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम कर दीजिए। और तीसरा है आप जो कोर यूज करिए वो हाई परमेबिलिटी कोर हो, उससे आप एरर को कम कर सकते हो। इतनी ही कहानी होती है आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की, एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको ये बता दिया, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं क्यू मीटर की। क्यू मीटर के लिए अगर बात करें तो क्यू मीटर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये आपका सीरीज रेजोनेंस पे काम करता है। इसको आप पैरेलल रेजोनेंस मत भूलिएगा, है ना, याद रखिएगा। क्यू मीटर आपका सीरीज रेजोनेंस पे काम करता है। क्यू मीटर के लिए एक अच्छी बात क्या होती है कि इसमें एक ऑसिलेटर होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं। कब क्यों चेंज करते हैं? जिससे हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? FR इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC। नेटवर्क में बहुत बार पढ़ा हमने, तो ये फॉर्मूला हमको याद हो गया। फिर बात होती है कि रेजोनेंस के केस में जब हमारा सर्किट में रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, उस केस में हमारा जो रेजोनेंस के लिए हमको RLC तीनों एलिमेंट चाहिए, जैसे L और C है। तो हम ये देखते हैं रेजोनेंस के केस में कि L और C में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज अक्रॉस होता है, वो बराबर होता है, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब अगर सप्लाई का वोल्टेज 100 है तो चांसेस हैं कि कैपेसिटर के पास यहाँ पे 1000 वोल्ट हो। ठीक है, आप याद रखिएगा जो इंडक्टर और कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा, और वो हमेशा ही आपका सप्लाई वोल्टेज में क्वालिटी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, उतना वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। तो आपका क्यू की वैल्यू क्या होती है? XC अपॉन R या फिर XL अपॉन R, आप यहां से निकाल सकते हो। क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर लगे होते हैं, एक सप्लाई वोल्टेज को रीड करता है, एक आपके पास कैपेसिटर के मैक्सिमम वोल्टेज को रीड करता है। तो आप दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग का डिफरेंस क्या कर दोगे, रेशियो निकाल दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? क्यू की वैल्यू निकालने को। अब क्यू की वैल्यू निकालने के हमारे पास 2 तरीके बनते हैं, एक ट्रू वैल्यू, एक मेजर्ड वैल्यू। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे? क्यू ट्रू मतलब ट्रू वैल्यू क्या होगी? 1/ω/C R कॉइल। मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालोगे? आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस है उसको भी काउंट करोगे और आप यहाँ पे R को भी काउंट करोगे, तो क्या हो जाएगा? 1/ω/C+CD R प्लस R कॉइल। तो इससे आप क्यू ट्रू भी निकाल लोगे, क्यू मेजर्ड निकाल लोगे, इससे आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? कैसे करना है? AM माइनस 80/80 इंटू 100, इससे आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो, है ना। इनमें बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो आप सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स आपको दी रहेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे क्यू मीटर में क्या एरर होती है। बिल्कुल एरर होती है, 2 तरीके से एरर होती है। एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से होगी, या फिर आपके पास यहाँ पे CD की वजह से होगी। दोनों की वजह से हमारे पास यहाँ पे एरर होती है। अगर हम बात करें कि R की वजह से हम कितनी एरर होगी, क्या बोलोगे? -R/R प्लस R कॉइल इंटू 100, ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर CD के वजह से आपका एरर निकालना तो फॉर्मूला क्या है? -CD/C+CD इंटू 100। सारे डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, बहुत रेयर है कि इनमें क्वेश्चन आज तक बने हैं, लेकिन अगर बन गए तो आपको पता होना चाहिए। गेट में जनरली क्वेश्चन इस पे बनते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन ऑफ CD, मतलब कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कैपेसिटेंस है उसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला? C1 माइनस N² C2 डिवाइड बाय N² माइनस 1। यहाँ पे C1 क्या है? कैपेसिटेंस की वैल्यू है एट F1 फ्रीक्वेंसी। C2 यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस की वैल्यू है एट F2 फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे N जो है वो आपके पास क्या है? F2 बाय F1। तो आप यहां से डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा मेजरमेंट के बारे में। मैंने आपके सामने सारी नोट्स प्रॉपर लिख के सब कुछ करके बताया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसका जो PDF है मैं आपके ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, इसका एक कॉपी मैं आपके ऐप पे भी अपलोड कर दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको फाइल मिलती नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अमरज्योति प्राइम ऐप को इंस्टॉल कर लो, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे तो ये फाइल आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से आज हम लोग अपना जो हमने कमिट किया था कि हमको 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में, 13 के बीच में हमको क्या पढ़ना है? मेजरमेंट कंप्लीट करना है। तो हमने अपना कमिटमेंट यहाँ पे पूरा किया। ठीक है, हमें खुशी भी है कि हमने अपने लिए जो शेड्यूल बनाया हम उसके हिसाब से प्रॉपर चल पा रहे हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका UEE। आप लोग अपना ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, और जैसा मैंने आपको कमिट किया था कि अब आपकी बारी है ना, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, अब आपकी बारी है। 1-2 दिन का टाइम और लो, मेजरमेंट को पूरा धो डालो। शॉर्ट नोट्स आपके पास है, फुल नोट्स आपके पास है, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सब कुछ है। 2 दिन के अंदर मेजरमेंट को पूरा फिनिश करके रख दो साइड में कोने में, फिर पढ़ लो आपका UEE।
कल से मिलते हैं यूडब्ल्यू के प्रैक्टिस सेशन में, सॉरी आपका जो शॉर्ट नोट्स वाला सेशन है उसमें मिलते हैं, और उसको भी हम लोग 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा कवर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।